आदाब डॉक्टर। आदाब नाजरीन, आदाब डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। हर एक दिन हमारा अलग अलग मौजू रहता है। किसी डॉक्टर को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और आपके सवालात जानते हैं। आप जिस मर्ज़ के शिकार है उससे सवालात हम जानते हैं आपसे, और डॉक्टर्स हमारे आपका जवाब देते हैं, आपको उस बीमारी से बचने के तदाबीर बताते हैं। और आज का हमारा मौजू है कैंसर। कैंसर रिसेंटली अगर हम देखें, 4 फरवरी जो है, 4 फरवरी कैंसर डे था, वर्ल्ड कैंसर डे था, तो ताज़ा तरीन टॉपिक है। तो आज हम कैंसर पे बात करेंगे। कैसे होता है कैंसर, क्या क्या कॉजेज़ हैं इसकी, कितनी किस्में हैं कैंसर की। वैसे अगर देखें तो 100 किस्में हैं कैंसर की। और दिल की बीमारी के बाद कैंसर एक ऐसी वाहिद बीमारी है जिसके शिकार बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं, जो मर्ज़ आम फैला हुआ है। और एशिया और अमेरिका में इसके शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त शामिल है डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी, जो कि डायरेक्टर हैं अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट के। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप अपने सवालात के साथ तैयार है तो आपको हम नंबर्स बता दें अपने, जिन पर आप सवाल अपना कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। हमारे नंबर्स हैं 0402331380, 0402331380। अगर आप अपना सवाल ईमेल करना हमें चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी है adr@etv.co.in। डॉक्टर साहब, रेड्डी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस प्रोग्राम में। आदाब डॉक्टर। इससे पहले कि कॉलर जो है वो कॉल करना शुरू करें और आप अपने जवाब देने में मसरूफ़ हो जाएं, हम आपको ज़रा सा मसरूफ़ करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कैंसर जो है, जिसके शिकार बहुत लोग हो रहे हैं आजकल, जैसे कि बहुत सारी किस्में इसके, लंग कैंसर है, स्टमक कैंसर है, देन फिर सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, काफ़ी सारे कैंसर है, फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। पहले हम ये सवाल आपसे करना चाहते हैं कि कैंसर का कॉमन कॉज जो है वो क्या है? मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो 65-70% कैंसर जो बोलते हैं वो पूरा प्रिवेंटेबल कैंसर्स है। प्रिवेंटेबल इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अपने हाथ में है। अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस अगर अपन दिन में जो करते हैं वो अगर वो बदलाव लाएं तो ये 60-70% ऑफ द कैंसर्स अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा देखा जाए तो मोस्ट कॉमन रीज़न जो है टोबैको चिविंग अपने हैदराबाद में बहुत कॉमन है, आंध्र प्रदेश में बहुत कॉमन है। टोबैको चिविंग अगर आप रोका गया तो 10-15% ऑफ द कैंसर्स अपन रोक सकते हैं, वो प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या बीड़ी स्मोक करते हैं, उससे आपको 20-25% कैंसर्स आते हैं। सो ये पूरा मिलाकर 35% कैंसर्स आजकल जो आते हैं वो पूरा सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको चिविंग से आते हैं। उसके अलावा जो अपन रोज़ जो खाते हैं पीते हैं वो भी अगर थोड़ा सा केयरफुल अगर हैं तो अदर 35% कैंसर्स अपन रोका जा सकता है। ओके, हैदराबाद में आपके पास ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे तेल मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खान पीन में। ग़िज़ा इनकी जो है वो मुफीद नहीं होती है उतनी। सो मसालों से किस हद तक आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं? या ज़्यादा नमक डालने पर, ज़्यादा मसाला डालने पर, ज़्यादा फूड को फ्राई करने पर, जैसा आप सीख कबाब बोलते हैं, मसाला डालकर फ्राई करते हैं, उसमें कार्सिनोजेंस उबलते हैं। तो वो कार्सिनोजेंस ज़्यादा फ्राई करने से, मसाला डालने से, ऑयल या नमक डालने से उबलते हैं। सो आप जैसा ज़्यादा बॉईल करेंगे, जैसा चाइनीज़ कुकिंग होता है वैसा अगर किए तो कहीं कैंसर्स अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मसालादार चीज़ कम करना, फ्राई करना अच्छी बात नहीं है, उसे मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आने का चांसेस बहुत होते हैं। जैसा स्टमक कैंसर्स, इंटेस्टिनल कैंसर्स इसी से होते हैं। उसके साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर ग्रीन सलाद अगर लिए तो वेजिटेबल डाइट या ग्रीन सलाद अगर लिए तो उसमें एंटी कैंसर एजेंट्स रहते हैं। जो भी उसके साथ में जो गंदगी खाते हैं और जंक फूड खाते हैं उसके साथ में अगर आप ग्रीन सलाद लिए तो ये कैंसर आए सो जो एजेंट्स आप साथ ही साथ खाएंगे उसको भी ये नलीफाई कर सकते हैं। सो ये और अगर हम बात करें कि नॉन वेजिटेरियन फूड की,
तो लोग तो छोड़ेंगे नहीं नॉनवेज फूड खाना। जैसा आपको एक एग्जांपल देना चाहता सो हूँ, अगर यूरोप में और यूएस में इंटेस्टिनल कैंसर इंसिडेंस वाज वेरी वेरी हाई। ओके। सो उनको ये पता चला है, इसीलिए हो रहा है कि आप नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा ले रहे हैं। सो नॉन वेजिटेरियन में कहीं कैंसर एजेंट्स रहते हैं, उसी से कैंसर आने के चांसेस बहुत होते हैं, स्पेशली इंटेस्टाइन्स में। वो कम करने के लिए वो लोगों ने ये सलाड, ग्रीन सलाड, ये नॉन वेजिटेरियन डाइट में ऐड करना शुरू किया है। सो लास्ट 7 to 10 ईयर्स अब देखा गया तो इंसिडेंस ऑफ इंटेस्टिनल कैंसर यूरोप में और यूएस में बहुत कम हुआ है। इसके यही वजह है, सिंपल सा वजह है कि ग्रीन सलाड नॉन वेजिटेरियन में ऐड कर खाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन आप लेना ज़रूरी समझते हैं, आपको लेना पसंद है, ज़रूर लीजिए, बट मसालादार चीज़, मसाला कम कर फ्राई मत कीजिए, और उसके साथ में वेजिटेबल्स के साथ आप कुक कीजिए, या वेजिटेबल के साथ ग्रीन सलाद के साथ आप ले लीजिए। सो इससे कैंसर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, ये तो रही स्टमक कैंसर वगैरह की बात। हम लोग अच्छे से मसाला ज़्यादा कर खाते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, अच्छे से ग़िज़ा नहीं खाते हैं, मुफीद ग़िज़ा नहीं खाते हैं। अब अगर हम बात करें स्मोकिंग की, सिगरेट नोशी की, तो आजकल यंगस्टर्स भी, हमारे नौजवान कौम जो है वो भी इसमें शामिल हो गई है। आप देख रहे होंगे, खुद भी आपको पता होगा कि स्कूल के बच्चे तक सिगरेट नोशी के शिकार हो गए हैं। तो उससे किस तरह का कैंसर होता है और वो कितना ख़तरनाक है इंसान के लिए? सिगरेट से 100% प्रूव हुआ कि सिगरेट से चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैंसर ऑलमोस्ट 85% होते हैं। जो आदमी सिगरेट पीता है उनके वो दुनिया के लाइफ टाइम में 85% चांसेस है उनको कैंसर होने का चांसेस। उसमें मुंह का कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, फूड पाइप कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, इंटेस्टिनल कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है, और ये यूट्रस कैंसर भी हो सकता है। यूट्रस कैंसर, ओके। हर किस्म के बॉडी को पे इस पे असर होता है, और ये जो एंटी कैंसर जीन जो रहता है बॉडी के अंदर, उसको कैंसर सप्रेसर जीन बोलते हैं, 53 P53 जीन बोलते हैं, उसको डैमेज करता है ये स्मोकिंग। सो इससे डैमेज होने से कैंसर आने के चांसेस बहुत होते हैं। कई लोगों को ये वहम है कि सिगरेट पीने से ओनली लंग कैंसर आता है। नहीं, लंग कैंसर के अलावा बहुत सारे कैंसर्स ये लोगों में आ सकते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी ये सिगरेट पीने से होता है। इट्स वेरी डेंजरस। Okay, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। नॉट ओनली दैट इट डेवलप्स इनटू कैंसर, उसके अलावा बॉडी इतना कमज़ोर हो जाता है, उनको पैरालिटिक स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और नामर्द भी हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग से भी इम्पोर्टेंस आता है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। एंड हाथों में, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन कम होके आप चल भी नहीं सकेंगे। अब वंस यू गेट 45-50 ईयर्स में आपको क्रैम्प्स आ जाएंगे, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ये स्मोकिंग से होते हैं, सिगरेट नोशी से। चलिए हम आगे भी बातें बढ़ाएंगे, फिलहाल कॉल लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, आदाब। आदाब डॉक्टर, कौन बोल रही हैं? हेलो, आदाब आदाब। आदाब, कौन बोल रही है? आदाब डॉक्टर। मैं नागपुर से बोल रही हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाह रही। जी ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। मेरे को पूछना था डॉक्टर साहब से, ये नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बोल के जो कैंसर होता है, ये क्या खानदानी होता है, किस उम्र में होता है, और क्या ये लगता है क्या कि ये भी इन्फेक्शन से होता है? इसका इलाज नहीं बता भी तो इसको कहाँ किस उम्र में होता है, और इसका इलाज क्या, और किसी को घर में होता क्या, किसी को खानदानी तो नहीं है? तो आप भी खाली इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं? हाँ, मैं जवाब मांगने के लिए तो फोन की थी। अच्छा, सिर्फ इंफॉर्मेशन, आप इस मर्ज के शिकार नहीं है? अल्लाह का शुक्र है। नहीं, हमारे खानदान में किसी को था तो पूछ रही मैं। खानदानी तो नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? ये नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये जो लिम्फ ग्लैंड्स रहते हैं उसके बीमारी को नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बोलते हैं। ये एक टाइप का कैंसर है, लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है। ये नॉर्मली अराउंड 15 ईयर्स बच्चों से लेकर 50-60 साल के उम्र तक ये लिम्फोमा का शिकार बन सकते हैं। ये लिम्फोमा का आसानी का ट्रीटमेंट आजकल है, इसके कीमोथेरेपी देते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये कीमोथेरेपी देते हैं। ये कीमोथेरेपी इंजेक्शन्स के जरिए देंगे, आपको हर 3 हफ्ते के एक बार इंजेक्शन देंगे। ऐसा 6 इंजेक्शन देना पड़ता है कई लोगों को, तो 4 महीने में ये ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म हो जाता है। कई लोगों को 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स को रेडिएशन भी ज़रूरत पड़ने पर इन लोगों को रेडिएशन भी दिया जाता है।
बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये अच्छा होने का चांसेस बहुत रहते हैं। 70 to 80% क्योर होने के चांसेस रहते हैं। ओके, वेरी गुड आंसर डॉक्टर साहब। हेलो, आदाब डॉक्टर। ओके, चलिए डॉक्टर साहब, तब तक कॉल्स और आती रहेंगी, हम आपसे और जानना चाहेंगे। अभी एक फीमेल ने हमें कॉल किया, सो हमें याद आ गया कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत आम है आजकल फीमेल्स में, औरतों में। क्या ये हेरिडिटरी है या फिर ये बाद में डेवलप होता है, और किस तरह से, किन चीज़ों की वजह से ये डेवलप होता है? ये सर्वाइकल कैंसर तो हेरिडिटरी नहीं है। सर्वाइकल कैंसर एक HPV वायरस इन्फेक्शन से होता है। 99% इट इज़ बिकॉज ऑफ HPV वायरस इन्फेक्शन। वो तो हर औरत हस्बैंड से मिलने से वो इन्फेक्शन आता है, और वो इन्फेक्शन बॉडी में रहने पर ये कैंसर आने के चांसेस है। और इसका अच्छा सा वैक्सीन आजकल मिल रहा है। अगर HPV वायरस का वैक्सीन अगर लिए बच्ची 9 साल के बच्चियों से 20 साल बच्ची अगर शादी करने के पहले अगर आप वो वैक्सीन लेंगे तो आपको ये कैंसर आने के चांसेस 99% दूर रहेंगे, कम हो जाएंगे। सो इट्स ए वेरी सिंपल वैक्सीन। 3 बार लेना पड़ेगा आपको। 6 महीने के अंदर 3 डोसेस देंगे, और इसके कोई रिएक्शंस नहीं रहते हैं, और सिंपल सा वैक्सीन है। मैं आपको एडवाइस करता हूँ हर बच्ची ये जो वैक्सीन ज़रूरी है लेना। और उसके अलावा जो रूटीन चेकअप करते हैं वो 35 इयर्स के बाद में हर औरत को एक पैप स्मीयर बोल के करते हैं स्क्रीनिंग कैंप में। ये छोटा सा मामूली सा टेस्ट है। इससे हम कैंसर ऑफ द सर्विक्स को अर्ली स्टेज में, स्टेज 0 और स्टेज 1 में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो स्टेज में हम 100% इसको क्योर भी कर सकते हैं। जी, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर हालांकि इसमें हेरिडिटरी हो सकती है। अगर मदर को या सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके बेटी को या बहन को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आने के चांसेस है। उसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी आएगा। तो उसमें चांसेस नॉर्मल पब्लिक को कंपेयर किया तो जो बहन को या मदर को अगर कैंसर है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप जब भी आपके फैमिली हिस्ट्री है कि आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप 35 इयर्स के उम्र से ही आप थोड़ा रेगुलर कॉशियसली आप रेगुलर चेकअप्स या मैमोग्राम या क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहिए। तो आप अर्ली, अगर कैंसर है तो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और अच्छा सा छोटा सा इलाज से ही आपको क्योर होने के चांसेस क्योर हो सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वक्त पे वक्त आपको हेल्थ चेकअप कराने की बहुत ज़रूरत है। हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं डॉक्टर साहब, तो कितने महीनों के बाद आपको अपना हेल्थ चेकअप जो है वो कराना बहुत ज़रूरी है? नॉर्मली इससे पहले अपन जो इसे कैंसर मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद बोल के अपन जो सोच रहे थे, आजकल के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली अर्ली कैंसर्स आ रहे हैं। सो अब 30 ईयर्स से कैंसर्स आना शुरू हो गया है। तो अभी मैं एडवाइस करता हूँ राइट फ्रॉम द एज ऑफ 30 आपको रूटीन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जाना है। हर कैंसर हॉस्पिटल में, हर बड़े हॉस्पिटल्स में आपको ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम मिलेगा। तो आप वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम में 1500 रुपये से आपको पूरा सा स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसे आपको कोई भी किस्म की छोटा सा अर्ली कैंसर है उसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, और आसानी से ट्रीटमेंट होगा और क्योर भी होगा। सो 30 साल का पहली बार आप स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद आप हर 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स आप रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ेगा, हेल्थ चेकअप्स के लिए जाना पड़ेगा, और 40 साल के बाद हर साल को आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जाना ज़रूरी है। जैसा आप मोटरसाइकिल को, गाड़ी को ज़रूर आप सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, तो अपना बॉडी को भी प्रॉब्लम नहीं हुए तो भी रूटीन चेकअप के लिए ज़रूरी जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। उसमें अपन अर्ली कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक और कॉल लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। आई एम अशोक कुमार दुआ फ्रॉम दिल्ली, द्वारका। अशोक कुमार फ्रॉम दिल्ली। अशोक कुमार दुआ अशोक कुमार दुआ फ्रॉम दिल्ली। ओके, आपका खैर मकदम है, आदाब डॉक्टर में। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी एज है 70 ईयर्स जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके कैंसर के ये सिम्टम्स क्या होते हैं। हाउ कैन वन नो कि भाई मेरे को ये जो होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। कई बार अचानक पता लगता है। दूसरी बात ये है कि मैं नमक बहुत खाता हूँ, और राइट फ्रॉम चाइल्डहुड खा रहा हूँ नमक। मेरा बीपी 120/80 है हमेशा, जब भी चेक कराया 120/80 आता है, सही आता है जी। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था 10 साल पहले जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं नमक ज्यादा खाता हूँ। सारी फैमिली बहुत ज्यादा नहीं,
ये सारी फैमिली ज्यादा खत्म हो, तो क्या ये हानिकारक हो सकता है मुझे? जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। हम आपको बताएं, आज का हमारा मौजू है कैंसर। कैंसर बहुत किस्म के होते हैं, हम सारे किस्मों की जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर इस वक्त हैं, डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी, जो कि डायरेक्टर हैं अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद वापस आपका खैर मकदम है। और ब्रेक में जाने से पहले एक बंदे ने हमें क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा था व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें कैंसर हुआ है। लोगों के काफ़ी मिथ्स भी होते हैं कि नहीं चेहरे पे काफ़ी सारे मोल्स आने लगे हैं तो शायद मुझे कैंसर है, मतलब अलग तरह के मिथ्स, जबकि ऐसा नहीं है। और उन्होंने एक और बात कही थी कि अपने वो खाने में उनकी ग़िज़ा जो है उसमें वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो नमक ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट जैसा पिकल्स होते हैं जो खाने पे ज़्यादा सॉल्ट डालते हैं, उस लोगों को कैंसर ऑफ द स्टमक आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आप ज़रूरी है, आप 70 साल उम्र के हैं, आप ज़रूरी है आप एक एंडोस्कोपी कराओ और एक कोलोनोस्कोपी कराना ज़रूरी है। जैसा आपको अपर एब्डोमेन में दर्द होता है, एसिडिटी बोलकर आप जो कहीं कहीं एंटासिड टैबलेट्स लेते रहेंगे, तो ऐसी बात, अगर वो दर्द या पेन एब्डोमेन या आपको एपेटाइट, जो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, या आपको जो लॉस ऑफ वेट होता है, जैसा आपको लूज़ मोशंस होते हैं, जैसा कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे चीज़ जब भी प्रॉब्लम्स आपको होते हैं तो ज़रूरी है आप इन्वेस्टिगेट कराना है। ऐसा सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन जैसा एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी से ये अर्ली आप कैंसर ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन डिटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स जैसा यूजुअली यंगर एज ग्रुप में कई लोगों ने अपर एब्डोमेन पेन होता है तो नज़रअंदाज कर जाते हैं, वो एंटासिड टैबलेट, एसिडिटी है बोल के कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। जो भी सिम्टम अगर आपको दो हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा तक आपको तकलीफ़ देता है तो ज़रूरी है आप इन्वेस्टिगेट कराना है, उसमें कैंसर रहने के चांसेस रहते हैं। छोटा सा इन्वेस्टिगेशन से आप वो अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। वैसा ही आपको लूज़ मोशंस, कई लोगों को कुछ खाने से लूज़ मोशन होता है, अगर वो लूज़ मोशन 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आपको परसिस्टेंटली मोशंस होते रहते हैं तो ज़रूरी है आप इन्वेस्टिगेट कराना है। That's very good. लूज मोशन ज़्यादा हो या रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन, जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन 6-7 दिन तक रहे, मतलब प्रॉपर वे में आप बट वंस इन ए वाइल कॉन्स्टिपेशन होना अलग बात है। आपको कॉन्स्टिपेशन ऐसी आदत बन गई, अब 2-3 हफ्ते तक आपको कॉन्स्टिपेशन तकलीफ दे रहा है तो अब ज़रूरी है डॉक्टर से मिलना है। उसके अलावा अगर आप मोशन जाएंगे और यू फील दैट वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ और बार बार आपको मोशन जाना पड़ रहा है और उसमें कुछ खून आ रहा है, कुछ सेक्रीशंस आ रहे हैं, तो ज़रूरी है आप एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी ज़रूरी करना है। जी हाँ जी। कुछ लोग जब ऐसे होता है, इस तरह के सिम्टम्स आपने बताया, कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो हाउ डेंजरस इज इट सेल्फ मेडिकेशन लेना? खुद ही सर दर्द है तो ले ली क्रोसिन की एक दवाई, एंटीबायोटिक ले लिया, गले का दर्द है, क्या उन चीज़ों की वजह से कैंसर की तरफ हम बढ़ते हैं? सेल्फ मेडिकेशन से कैंसर आने के चांसेस तो नहीं है, बट सेल्फ मेडिकेशन अच्छी बात नहीं है। वन इज़ दैट यू आर मास्किंग ए सिम्टम, जो सिम्टम आता है कुछ अंदर गड़बड़ हो तो ही सिम्टम होता है, तो वो सिम्टम को 1 बार 2 बार नज़रअंदाज कर सकते हैं आप। सेल्फ मेडिकेशन जैसे एंटासिड टैबलेट ले लिए, सर दर्द हो रहा तो क्रोसिन की टैबलेट ले लिए, 1 बार 2 बार ठीक है। अगर वो सर दर्द आप कंटिन्यूसली आपको तकलीफ दे रहा है तो आप वैसे ही कंटिन्यूसली आप 2 महीने 3 महीने तक आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहें और सिम्टम को इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। एक कॉल रेडी है हमारा, पहले कॉल लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। मैं टैक्सीन बोल रहा हूँ, दरभंगा बिहार से। बिहार से बोल रहे हैं? जी सर। हाँ जी, हाँ जी बताइए। वो डॉक्टर साहब से ये पूछना है, जिसको मैंने लिवर कैंसर का ये है एक इंडिकेशन होता है, उसके लिए क्या क्या मैंने प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए? मैं फार्मासिस्ट हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? या लिवर कैंसर के लिए अगर किसी को अगर है तो उसको क्या क्या चीज जो ना, यानी किस किस चीज के लिए खाने का एहतियात, क्या किन चीजों का एहतियात करना चाहिए अगर किसी को लिवर कैंसर है तो? जी सो आप इस मर्ज के शिकार नहीं है ना? नहीं, मेरे एक फैमिली मेंबर के। ओके, फैमिली मेंबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक और कॉल पहले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर जवाब देते हैं इनका। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ जी, मैं झारखंड से राकेश सिन्हा बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? झारखंड से बोल रहा हूँ, राकेश सिन्हा। या राकेश सिन्हा झारखंड से।
राकेश, हाँ बताइए राकेश सिन्हा अपना सवाल। जी, हमारे ये फादर को प्रोस्टेट कैंसर है, वो लगभग 13-14 महीने से, हाँ जी, जो कि दवा एक चल रहा है, ठीक है, तो क्या कब तक वो कोर्स होता है चलने का? टैबी 50 दवा का नाम है, वो चल रहा है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले इन्हीं का जवाब देते हैं, उसके बाद इनसे पहले कॉलर का जवाब। प्रोस्टेट कैंसर में हम हार्मोनल ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो हार्मोनल ट्रीटमेंट, ये टैबी जो टैबलेट है 50 मिलीग्राम का टैबलेट रहता है, वो ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। बट वो एवरी 3 मंथ्स आप सीरम पीएस से चेकअप करते रहेंगे। पीएस अगर कंट्रोल में है तो आप टैबी कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर जब भी आपको पीएसए कंट्रोल से बाहर आ गया है और पीएसए बढ़ रहा है तो टैबी का काम नहीं हो रहा है, दैट इज़ बाइकैलोटोमैट टैबलेट काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको दूसरा टैबलेट स्टार्ट करेंगे। सो जब तक वो पीएसए अंडर कंट्रोल है, ट्यूमर कंट्रोल में है, तो आप टैबी कंटिन्यू करते ही रहिए। जी, ये प्रोस्टेट कैंसर की इन्होंने बात की, तो प्रोस्टेट कैंसर अगर हम नाज़रीन को भी बताना चाहते हैं किन किन वजहों से होता है, क्या रीजंस है इसके? प्रोस्टेट का कोई रीज़न नहीं होता है, ये उम्र के लिहाज से होता है। अबव द एज ऑफ 50 इयर्स प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नॉर्मली वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी बोलते हैं। उसके अलावा कई पेशेंट्स को ये ट्यूमर हो सकता है। ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने से आपको पेशाब बार बार जाना पड़ता है। रात में हर घंटे को, हर 2 घंटे को आप पेशाब करते रहेंगे, और पेशाब का जो फ्लो रहता है वो फ्री फ्लो नहीं रहता है। सो ये जो 2 सिम्टम्स अगर आपको है तो आप ज़रूरी ये टेस्ट कराना है। सिंपल सा ब्लड टेस्ट करते हैं, वो सीरम पीएसए बोलते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, उससे प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट पता चलता है। सो कैन वी से इट्स फुली क्योरेबल प्रोस्टेट कैंसर? या ऑफ ऑल द कैंसर अगर देखा गया तो प्रोस्टेट कैंसर इज इजीली ट्रीटेबल एंड इट कैन बी कंट्रोलेबल फॉर ईयर्स टुगेदर। ओके ओके, तो एक और हमारे दोस्त थे जिन्होंने सवाल किया था बिहार से कि लिवर कैंसर के बारे में उन्होंने बोला था उनकी फैमिली में किसी को है, तो किस तरह से इससे बचा जा सके? या लिवर कैंसर अगर ऑलरेडी है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनका लिवर फंक्शन टेस्ट, एंजाइम्स या बिलिरुबिन टेस्ट कर अगर बिलिरुबिन नॉर्मल है तो उन्हें नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। अगर बिलिरुबिन ज़्यादा है, लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज्ड है, एंजाइम्स ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़रूरी है उन्हें ऑयल जैसे चीज़ें कम करना चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना चाहिए और प्रोटीन्स कम करना चाहिए। प्रोटीन्स कम, लाइक दालें वगैरह वो सब कम करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाना चाहिए। उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ज़्यादातर उन्हें, जैसे आप आइसक्रीम ले सकते हैं या ज़रूरी है वॉट एवर इज ईजिली डाइजेस्टेबल बोलते हैं। सो दोज थिंग्स आर ईजिली बेटर फॉर देम, बिकॉज जो भी प्रोटीन देते हैं दैट विल गो थ्रू द लिवर। नंबर 1, लिवर इज ऑलरेडी डैमेज, सो बिलिरुबिन बढ़ गया है, एंजाइम्स बढ़ गया है, तो आप और उसमें तेल डाल रहे हैं, जो बॉईल हो रहा है उसके अंदर तेल डाल रहे हैं, उबाल का काम करते हैं वो। खैर हम देखते हैं और कौन से कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर, कौन बोल रही है? हेलो, मैं मुमताज बोल रही हूँ जी। मुमताज कहाँ से बोल रही हैं? हेलो, मैं जी दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से, बताइए मुमताज क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा लड़का 5 साल का हुआ है अभी, और 1 साल से उसको गले में ना एक गुट्टी जैसे है, वो ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, और कभी वो बीमार हो जाता है, बस 1 हफ्ता होता है तो बीमार रहता है, कभी कुछ होता है, कभी खाना नहीं खाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है उसको कि वो पता नहीं चल रहा मुझे कि बहुत डॉक्टरों को भी बहुत से दिखा दिया, मगर बोलते हैं ये ठीक हो जाएगा, मगर वो दिन ब दिन ना बढ़ती जा रही है, और आज कोई 2 हफ्ते हो गए तो उतनी ज्यादा है, वो ना कम हुई ना वो ज्यादा होती है। ओके, हम आपका सवाल समझ गए और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ हैं जो आपके इस सवाल का अच्छे से जवाब देंगे। डॉक्टर साहब पहले एक और कॉल लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर, कौन बोल रहे हैं? हेलो 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 हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, इसी बात करिए सर। हेलो 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 हेलो, हाँ जी बोलिए। मुझे
मुझे लगता है कि उनका कॉल प्रॉपर्ली हमारी तरफ नहीं आ रहा है, तो हम उनका जवाब दीजिएगा प्लीज़, आप जिन्होंने हमें इससे पहले कॉल किया था। ये 4 साल 5 साल की हाँ, उम्र में आपको जो गले में ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स आते हैं, नॉर्मली ओरल इन्फेक्शन या टॉन्सिल का इन्फेक्शन से आते रहते हैं। अगर वो ग्लैंड्स वैसा ही है, अगर कम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 1.5 सेंटीमीटर तक छोटे से ग्लैंड्स यहाँ रहना, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर वो ग्लैंड्स बढ़ते जा रहे हैं तो ज़रूरी है आप डॉक्टर से मिलना है और वो ग्लैंड को अपन बायोप्सी करना ज़रूरी है। वो कह रही है कि 1 साल से वो इस बीमारी से चल रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। क्लिनिकली अगर आप पेशेंट को एग्जामिन करें तो हमको मालूम होता है कि वो ग्लैंड्स ये कैंसर ग्लैंड्स है या इन्फेक्शन ग्लैंड्स है। तो मैं ज़रूरी है आप वो पीडियाट्रिशियन या चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। अगर वो डॉक्टर अगर आपको जान पहचान है तो उन्होंने एग्जामिन करेंगे, आपको बोलेंगे कि वो इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लैंड्स है या जो लिम्फोमा है या ब्लड कैंसर है। वो 5 साल की उम्र में मोस्टली ये सिंपल सा ओरल इन्फेक्शन या टॉन्सिल इन्फेक्शन से जो ग्लैंड्स इधर आते हैं। सो मेरा ख्याल है वो नॉर्मल इन्फेक्टिव नॉन स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स है। फिर भी अगर वो लिम्फ ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं, साइज़ उतना ही है तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर वो लिम्फ ग्लैंड्स साइज़ बढ़ रहा है तो ज़रूरी है एक ग्लैंड को अपन स्मॉल बायोप्सी करते हैं, निकालते हैं और उससे पता चलते हैं वो लिम्फ ग्लैंड में क्या है। जो भी है, ये उम्र के जो बच्चों को लिम्फ ग्लैंड्स के कैंसर अगर हुआ भी है तो डरने की बात नहीं है। ये 100% क्यूरेबल डिसीज़ है, उसका इलाज कराना ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, इलाज कराना। जो बच्चों की बात हुई तो बच्चों में किस तरह के कैंसर ज़्यादातर हो सकते हैं या पाए जाते हैं? या बच्चों में भी कैंसर आ सकते हैं। जैसा आपको आंखों के अंदर कैंसर आना बहुत कॉमन है बच्चों में, उसको हम रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन एज ग्रुप। जो बर्थ से लेकर 4 साल तक उम्र के बच्चों को ये आंख के अंदर का कैंसर आ सकता है, उसको रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। उसके अलावा ब्लड कैंसर्स क्वाइट कॉमन है बच्चों में। ये लिम्फोमास कॉमन है, लिम्फ ग्लैंड्स का जो ट्यूमर होता है उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं, वो भी कॉमन है। वैसा भी पेट के अंदर जो देखा गया तो आपको किडनी ट्यूमर्स बोलते हैं, विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमन देखते रहते हैं। उसके अलावा हड्डियों में भी कैंसर आ सकता है, उसको इविंग सार्कोमा बोलते हैं। सो ये हड्डियों में कैंसर भी बच्चों में आता है। ये जो है कैंसर्स पूरे बच्चों में आते हैं और अगर देखा गया तो 100% में अराउंड 3 to 5% आर चिल्ड्रन कैंसर, चाइल्डहुड कैंसर। कैसे बचाया जाए अपने बच्चों को? बच्चों एक्चुअली देखा गया तो बच्चे बड़ों से अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छा टॉलरेट करते हैं और बड़ों से ज़्यादा बच्चों में क्यूर चांसेस बहुत होते हैं। जैसा आपको एवरेज अगर देखा गया तो 85 to 90% कैंसर्स बच्चों में जो होते हैं वो पूरा क्यूर होते हैं। बड़ों में 65 to 70% क्योर होते हैं, बच्चों में 85 to 90% क्योर होते हैं। चलिए फटाफट से कॉल ले लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर, कौन बोल रहे हैं? आदाब डॉक्टर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? तो मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। इकबाल, हाँ जी बताइए। तो मेरे फादर को कुछ नहीं था, वो ठीक ठाक था जी। तो बाद में डॉक्टर के पास गया था, तभी वो थोड़ा कमजोर सा हो गया था। मैंने डॉक्टर के पास ले लिया तो उसने बोल दिया कि उसको थोड़ा स्टमक की प्रॉब्लम है जी। मैंने एंडोस्कोपी करवाई तो उन्होंने बोला ये इसको बायोप्सी करानी है। मैंने बायोप्सी की तो उसका रिपोर्ट निकला एंडेनोसेरेस्टिनोमा मॉडरेट डिफरेंशिएटेड। तो इसका मुझे समझ कुछ नहीं आया, मगर रिसीविंग दिखाया इसने 7 फिल्टर्ड पेपर माउंटेड टिश्यू पीसेस रेंज इन साइज ऑफ 0.1 into 0.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर जी। तो क्या ये इसको हम बचा सकते हैं या इसको हम ठीक करवा सकते हैं जी? किसके जरिए, दवाई से, ऑपरेशन से, किससे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और हम आपको बताएं, अगर आपका भी कोई कैंसर से रिलेटेड सवाल है तो आप कर सकते हैं बेझिझक होकर। हमारे नंबर्स हैं 0402331380 और 0402331380। अगर लंबा चौड़ा सवाल है आपका तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, adr@etv.co.in पे अपना पूरा सवाल जो है वो हमें मेल करना है। हम यहीं पे चेक कर लेते हैं और डॉक्टर तक आपका सवाल पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले कश्मीर से एक बंदे का कॉल आया, उनके पिता के लिए, उनके वालिद साहब के लिए, कहा कि स्टमक प्रॉब्लम है। रिपोर्ट्स भी उन्होंने शायद आपको उन्होंने बोला कि उनका डायग्नोसिस, टिश्यू डायग्नोसिस हुआ है, वो एडिनोकार्सिनोमा हुआ है, उसका इलाज क्या होता है। तो वो टिश्यू डायग्नोसिस के बाद आप उनको
इलाज के लिए पहले आपको स्टेजिंग करना पड़ता है। वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 क्या है पता करना ज़रूरी है। अगर स्टेज 1 है तो आपको सर्जरी की एडवाइस देंगे, तो स्टेज 2 अगर है तो सर्जरी के बाद में उनको साथ ही साथ कीमोथेरेपी देना पड़ता है। कई लोगों को स्टेज 3 अगर है तो उनको रेडिएशन का भी ज़रूरी पड़ती है। तो पहला इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। एंडोस्कोपी के बाद में जो बायोप्सी हुआ है वो एडिनोकार्सिनोमा है। उसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन और पेट स्कैन और ये बोन स्कैन करके आपको स्टेजिंग करना पड़ता है। तो स्टेज के लिहाज से आपको इलाज का एडवाइस दिया जाएगा। जी, अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि अगर आपका कैंसर जो है वो लेट डायग्नोज होता है, ये लेट डिटेक्ट होता है, तो क्या चांसेस है फिर वो क्योरेबल रहता है, प्रिवेंटेबल रहता है? या लेट स्टेज में अगर डायग्नोस होता है तो हम क्यूर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसा फर्स्ट स्टेज में अगर आए तो आपको 90% क्यूर चांसेस रहते हैं। सेकंड स्टेज पेशेंट्स को आपको अराउंड 50 to 70% चांसेस रहते हैं। थर्ड स्टेज पेशेंट को आप 40 to 50% का क्यूर चांसेस रहते हैं। फोर्थ स्टेज लेट स्टेज में अगर हुआ तो ओनली 10 to 20% पेशेंट्स को क्यूर होता है। और 80% ऑफ द पेशेंट्स लेट स्टेज में जो लोगों को हम लाइफ एक्सटेंड करते हैं, जैसा प्रॉब्लम्स, पेन है, दर्द है या जो भी सिम्टम्स है वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेशन भी हम उनको दुगना कर सकते हैं। जैसा विदाउट ट्रीटमेंट आपका लाइफ एक्सपेक्टेशन इज ओनली 6 months to 1 year, अगर इलाज करने के बाद आपको 2 साल या 4 साल तक अपन इवन इन लेट स्टेज अपन उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। जी, ब्लड कैंसर की अगर हम बात करें तो ब्लड कैंसर भी खासो आम है, 1 या 2 लोग तो शिकार हो ही जाते हैं इसके। ये ब्लड कैंसर नॉर्मली यंग पॉपुलेशन में आता है, चिल्ड्रन में आता है। अगर चिल्ड्रन में ब्लड कैंसर आया तो 90 to 95% क्यूर होने के चांसेस रहते हैं। ये इलाज आपको ऑलमोस्ट 6 months to 1 year, 1.5 years तक इलाज चलते रहेगा, बट 90 to 95% क्यूर होने के चांसेस रहते हैं। ये अडल्ट में जो ब्लड कैंसर्स आते हैं वो दोज आर वेरी डेंजरस। उसमें चांसेस क्यूर होने के चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं। जैसा आप 30 to 40% ऑफ द पेशेंट्स ओनली गेट क्यूर्ड। जी, चलिए हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर, कौन बोल रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कौन बोल रहे हैं? अब्दुल सलाम लोरी बोल रहा हूँ, अनंतनाग कश्मीर से। अनंतनाग कश्मीर से कौन? अब्दुल सलाम लोरी। अब्दुल सलाम लोरी। अब्दुल सलाम लोरी, बताइए आपका क्या सवाल है? मैडम, मेरी एज 65 ईयर्स है और मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ओके। प्रोस्टेट अर्ली ग्रेड 2nd, 32 mg, ओके, 32 GMS, जी, PVRU 100 ml। जी। तो मुझे इस वक्त डॉक्टर साहब ने दिया है क्वांटिफ्लो डी। जी। तो मैं वो लेता हूँ, लेकिन जब क्वांटिफ्लो डी मैं बंद करता हूँ तो 10-15 दिन के बाद वही प्रॉब्लम होती है, बार बार पेशाब आना, रात को 2-4 बार पेशाब आना। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब आपको जवाब दे देंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना है आपका? 65 ईयर्स में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी बोलते हैं, ये कैंसर के ताल्लुक नहीं है। इसी आपको जो अल्फ़ा ब्लॉकर टैबलेट जो दिया जाता है वो आप लाइफ लॉन्ग लेना है, आप उसको बंद नहीं करना है। अब ज़रूरी है रोज़ आप वो टैबलेट ले लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन वो कम हो जाएगा। उसको बंद मत कीजिए, स्टॉप मत कीजिए, वो रेगुलरली लेते रहिए। जी, बहुत सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताया, आर वुमन मोर प्रोन टू कैंसर, लाइक जैसे हम कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस बहुत हो जाती हैं औरतों में? या वुमन में कैंसर्स ज़्यादा मर्द से ज़्यादा होने का चांसेस नहीं है, बट जो कैंसर्स जो वुमन में होते हैं वो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर क्यूरेबल। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द वुमन कैंसर जो भी होते हैं उसमें सिम्टम्स अर्ली आते हैं। तो ये सिम्टम्स जो आपको वार्निंग सिम्टम्स जो बोलते हैं वो औरतों में बहुत अच्छे, बहुत अर्ली सिम्टम्स आपको होते हैं, वो आप नज़रअंदाज मत कीजिए। जैसे आपको ब्रेस्ट के अंदर लंप रहता है, आप जब नहाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है एक छोटा सा लंप महसूस कर रहे हैं आप हाथ से। मोस्ट ऑफ दिस लम्प्स आर पेनलेस। वो पेनलेस है, वो दर्द नहीं है, वो कैंसर नहीं है बोल के अपने आप डिसाइड करके उसको बढ़ते दे आप छोड़ दिए तो बढ़ जाएगा, दर्द हो जाएगा और अल्सर भी हो जाएगा। सो जैसे सिम्टम्स को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। अब ज़रूरी है वो डॉक्टर से सिंपल सा टेस्ट करते हैं, नीडल बायोप्सी करते हैं, उसमें हर लंप कैंसर है बोल के आप डरो मत। उसमें 70% ऑफ दिस लम्प्स आर बिनाइन लम्प्स, नॉन कैंसरस लम्प्स हैं, बट 30% ऑफ देम कैन बी कैंसरस।
तो आप वो सिंपल सा टेस्ट करते हैं तो आपको ईजी पता चल जाएगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर है, तो सिंपल ट्रीटमेंट हो जाएगा और क्यूर भी हो जाएगा जी। वैसा ही आपको डिस्चार्ज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, उसको भी आप नज़रअंदाज किए, आप कोई इन्फेक्शन बोल के टैबलेट्स लेते रहेंगे, वैसा आप इग्नोर मत कीजिए। तो वो सिंपल सा टेस्ट करते हैं, उसको पैप टेस्ट बोलते हैं। पैप टेस्ट इज़ हार्डली 150 रुपीज़। अगर वो टेस्ट करने से आपको ईजिली अर्ली डायग्नोस हो सकता है। अगर इन्फेक्शन है तो आपको करेक्ट एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, अगर कैंसर है तो उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट से आपको 100% क्यूर हो जाएगा। वेरी नाइस, दैट्स सो गुड कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि वुमेन आर नॉट more prone to cancer, and they are actually fortunate. They are fortunate because God doesn't want them to lose this. We don't want to lose women. They are very important part. Very nice. चलिए अब हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर, मैं असलम बात कर रहा हूँ लातूर महाराष्ट्र से। असलम, लातूर महाराष्ट्र से, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल ऐसा था कि रात में घड़ी घड़ी पेशाब आना और फिर प्यास लगना, जी, कैंसर की शिकायत हो सकती क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। अगर आप 50 साल के ऊपर है तो ज़रूरी है आप इन्वेस्टिगेट कराना है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होए तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपल सा टेस्ट होता है, वो सीरम PSA ब्लड टेस्ट होता है और अल्ट्रासाउंड स्कैन करके आपको प्रोस्टेट का साइज़ और इरेगुलरिटीज़ उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम से पता चल जाएगा। अगर उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ है तो सिंपल सा बायोप्सी टेस्ट करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा कि वो कैंसर है या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी है। उसका सिंपल सा इलाज है, टैबलेट्स के ज़रिए आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रूरी है आप यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूरी है कि आप जाना है, उसके इन्वेस्टिगेट कराना है और वो सही इलाज लेना है और उसका सही इलाज है। रेड्डी साहब, तो कई सारे प्रश्न, कई सारे सवाल आपसे हमें भी करने हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है कैंसर पेशेंट के लिए। अगर किसी को पता चले कि उससे कैंसर हुआ है, आधे से ज़्यादा वो सोच से ही मर जाता है कि मुझे कैंसर है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फैमिली सपोर्ट? Actually, you know, it's very, very, very important. Very important in the sense that आप लोगों ने पेशेंट के साथ बैठ के उसके साथ ही साथ रोना शुरू करो, सैड फेस लगा दो, ऐसी ये फैमिली सपोर्ट नहीं है। You have to give them a positive energy। जो ऐसा कैजुअल एटीट्यूड रहना है, बिंदास रहना है, हमेशा पेशेंट को बोलते रहना है कि डॉक्टर से बोला है कि आपका कैंसर ज़रूर ठीक हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द अदर डिसीजेस। जैसे आपको BP है, हार्ट अटैक है, आस्थमा है, कैंसर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अदर डिसीजेस। सो ऐसा सिंपल सा माहौल ऐसा क्रिएट करना घर में कि देयर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट इट। कैजुअल एटीट्यूड में पेशेंट को एनकरेज करते हुए, पॉजिटिव एनर्जी देते हुए आप उनको सपोर्ट करना। अगर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माहौल बनाए रखें तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, उसका मर्ज भाग जाएगा उससे। एग्जैक्टली। तो पेशेंट को कभी भी पेशेंट के ये डाइवर्ट करना है अटेंशन। ट्रीटमेंट लेने के टाइम पे डॉक्टर से मिलके पॉजिटिव पॉइंट्स पेशेंट को बोलते रहना है, आप अच्छे होंगे, ज़रूर अच्छे होंगे, डॉक्टर ने बोला है, सिस्टर ने बोला है। सो दीज आर थिंग्स दैट यू रिपीटेडली टेल द पेशेंट, उनको स्ट्रेंथ देना है। बट नेवर क्रिएट एन एटमॉस्फेयर है कि सिनेमा में बताया जाता है किसी कैरेक्टर को मार डालना है तो उसको कैंसर डायग्नोसिस बताते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर देखा गया तो अगर आप मेरे क्लिनिक में बैठो, आप आउट ऑफ 10 पेशेंट्स जो आप देखते हैं, 8 पेशेंट्स आर क्योर्ड। 10 साल, 15 साल, 20 साल भी कंप्लीट हो गए, चुप ऐसे ही हलो बोलने के लिए हमारे पास आते हैं। हम बोलते हैं कि आप आने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी डॉक्टर साहब आपसे मिलने से हमको अच्छा लगता है तो हम आपसे मिलना आते हैं। तो वैसे कितने सारे लोग, हज़ारों लोगों, लाखों लोगों कैंसर ट्रीटमेंट क्यूर होके नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए खतरनाक और मोहल्ले जानलेवा बीमारी है। वी मस्ट से इट्स अ क्योरेबल डिजीज। डेफिनेटली इट्स अ क्योरेबल डिजीज एंड मच बेटर डिजीज। अगर आप कंपेयर किए, आस्थमा पेशेंट लाइफ लॉन्ग पेशेंट होता है, हार्ट अटैक पेशेंट लाइफ लॉन्ग पेशेंट होता है, ब्लड प्रेशर पेशेंट लाइफ लॉन्ग पेशेंट होता है, कैंसर पेशेंट लाइफ लॉन्ग पेशेंट कभी भी नहीं होता है। वेरी नाइस। ट्रीटमेंट 2 महीने हो सकता है या 4 महीने हो सकता है, उसके बाद में आप पेशेंट ही नहीं है। You are going back to normal society and you normal life lead कर रहे हैं। ब्लड कैंसर्स भी काफी क्योर हुए हैं, मगर कई कैंसर्स के मनीषा कोइराला या कई सारी बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, लंग कैंसर है, बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर हो से लोग हैं। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है, जो ये हम
कैन फूड्स खाते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कैन जूसेस पीते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बाहर है तो अब हम कहाँ से जूस पिए, तो उठा के लेके आए बोतल तो पी लिया। सो ये मुझे बताएं, क्या इससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं? ये ख़तरा है हमारी बॉडी के लिए? सी नेचुरल अवेलेबल जो नेचर में अवेलेबल है डायरेक्टली वो फल काट कर खाने अलग ही बात है। अभी फल तो नहीं मिलेंगे हमें। जरूर मिलेंगे, क्यों बाहर गांव में तो नहीं होंगे, हमें सिटी में होंगे। So fresh fruits are always better compared to any preservative foods. So preservatives वो जो भी चीज़ एक दिन रहने का आप 2 महीने तक रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। Those are all chemicals. Those are all chemicals which are not really known to be better or safe. आप यूएस में, यूरोप में लोगों को पास टाइम नहीं है, घर में कोई पकाता नहीं है, उन लोगों को तो वो ज़बरदस्ती है वो प्रिजर्वेटिव्स के साथ जो फूड्स खाना है, मजबूरी है। हमारे दुनिया में सब औरत हाउस वाइफ्स रहते हैं, वुमेन आर वेरी नाइस, दे ऑलवेज वांट टू कुक एंड वी हैव डेवलप्ड दैट कल्चर ऑफ डूइंग कुकिंग। हर बार सुबह में कुक करते हैं, दोपहर में कुक करते हैं, रात में कुक करते हैं। सो फ्रेशली कुक्ड फूड इज़ ऑलवेज बेटर। फ्रेश फ्रूट्स आर ऑलवेज बेटर। फ्रूट्स की बात आती है तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ फ्रूट्स पे जिए, आपको मन नहीं करा खाने का, तो आप फ्रूट्स क्या आपको बचा सकते हैं? क्या वो आप कैंसर से आपको बचा सकते हैं, दूसरी बीमारियों से? अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे पुराने ज़माने में लोगों ने फॉरेस्ट में रहते थे, महर्षि लोग रहते थे, वो लोगों दे लिव ओनली ऑन फ्रूट्स। उनका लाइफ एक्सपेक्टेशन वाज 140 ईयर्स। तो ये रिसर्च में पता चला कि अगर आदमी या औरत ओनली फ्रूट्स पर अगर जिए और 80% ऑफ देयर इनटेक में अगर फ्रूट्स है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आता। क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सीरियसली आपको कोई ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे, पैरालिटिक स्ट्रोक नहीं आएंगे, कैंसर नहीं आएगा, डायबिटीज़ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सो आप एक आदत डालिए कि हर फ्रूट का इस्तेमाल करें। जरूर ब्रेकफास्ट में फ्रूट लीजिए, लंच में एक फ्रूट लीजिए और डिनर पे एक फ्रूट लीजिए। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, हम एक फटाफट से एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद और बातें करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बोल रही है? मैं बिहार से बोल रही हूँ, नीतू बोल रही हूँ। नीतू? हाँ। कहाँ से बोल रही है? मैं बिहार से बोल रही हूँ। बिहार से, हाँ बताइए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी 9 साल की बच्ची को अगर कैंसर हो गया है तो और वो कैंसर थर्ड स्टेज में है, तो वो कैंसर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो सकता है कि नहीं? ओके। और मैम, उसका जो पेट में जो ट्यूमर था वो ऑपरेट करके निकाल दिया गया है। तो डॉक्टर उसे कीमोथेरेपी दे रहे हैं। तो वो, और डॉक्टर ने कहा कि उसका जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज में है, वो कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है कि नहीं? मैम मैं ये जानना चाहती हूँ। वो बच्ची 9 साल की है। जी बताते हैं, हमारे डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब बताइए। 9 साल के बच्ची को पेट के अंदर जो ट्यूमर था वो निकाल दिए हैं और वो स्टेज 3 में है। ये बच्चियों में स्टेज 3 में भी या स्टेज 4 में भी ये क्यूर होने के चांसेस बहुत होते हैं। मोर देन 90-95% चांसेस क्यूर होते हैं। कोई चिंता मत कीजिए, आप ज़रूरी है वो कीमोथेरेपी कोर्स कंप्लीट कीजिए। ये बच्चों में नॉर्मली 4 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं, ये पूरा क्यूर होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कैंसर जैसे मौजू पे। वैसे कई सारी बातें हैं जो रह गई, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी सवालात जो है, जो आप पूछना चाहते थे लेकिन पूछ नहीं पाए, हम उम्मीद करते हैं कि हम डॉक्टर साहब को एक बार और स्टूडियो में बुलाएंगे और आपके सवालात के ये जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल एक नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोइएगा, देखते रहिएगा ETV उर्दू।